Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number first, भाषा लिपि और व्याकरण। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। हमारे जो विचारों का आदान प्रदान होता है ना, जैसे हमने अपने विचार किसी दूसरे के सामने प्रकट किए, दूसरे के विचारों को हमने सुना, तो वो क्या कहलाता है, विचारों का आदान प्रदान कहलाता है। तो भाषा की जो डेफिनेशन बनती है वो है कि विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। अब भाषा कितने प्रकार की होती है, कहीं आपको भाषा 2 प्रकार की दिखाई देगी और कहीं पे भाषा आपको 3 प्रकार की दिखाई देगी। 2 में कौन सी आती है, लिखित और मौखिक। ज़्यादातर आपको 2 ही लैंग्वेज दिखाई देती हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो लिखित भाषा का मतलब क्या होता है, जिस भाषा को हम लिखकर प्रकट करें वो लिखित भाषा होती है। तो जैसा हमें भाषा में दे रखा है, सबसे पहले हमारी भाषा की डेफिनेशन है। बहुत सारी डेफिनेशन है भाषा की, किसी भी तरीके से लिख सकते हो। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, या फिर भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को सुनते हैं। बात किसी भी तरीके से घुमाकर लिख लीजिए, आता वही है, विचारों का आदान प्रदान, कि हमारे विचार हमने दूसरे को बताए और दूसरे के हमने सुने। तो विचारों का जो आदान प्रदान होता है ना, वो क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। भाषा कहलाता है। अब सबसे पहले आता है कि भाषा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कहीं पे भाषा आपको 2 दे रखी है, कहीं 3 दे रखी है। तो 2 तो हमें पता ही होना चाहिए, लिखित और मौखिक। इनको लर्न करने का सिंपल सा तरीका है। लिखित का मतलब होता है लिखना, कि जिसको हमने लिखकर प्रकट कर दिया वो लिखित भाषा। मौखिक का मतलब होता है बोलना, कि जिसको हमने बोलकर प्रकट किया वो मौखिक भाषा हो गई। इनको याद करने का सिंपल तरीका है, लिखित मतलब लिखना और मौखिक मतलब बोलना। जिनको हम लिखकर प्रकट करें वो लिखित भाषा, जिसको बोलकर प्रकट करें वो हमारी मौखिक भाषा। तीसरी भाषा आती है सांकेतिक भाषा। बहुत सारी बुक्स में आपको सांकेतिक भाषा दिखेगी और बहुत सारी जगह पे नहीं दिखेगी। बट आपने कभी सोचा है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, अपने शब्दों को स्पष्ट तरीके से नहीं बोल सकता, तो वो केवल अपने इशारों से ही चीज़ों को समझाता है। तो वहाँ पर वो किस लैंग्वेज का यूज़ करता है, वो सांकेतिक लैंग्वेज का यूज़ करता है। इसके अलावा आपने रोड पे ट्रैफिक पुलिस को देखा होगा, इतनी साउंड होती है कि वो बोलते नहीं है, वो केवल अपने हाथों का इशारा करते हैं और उससे ही क्या होता है, जो ट्रैफिक चलते हैं और रुकते हैं। इसके अलावा क्लास के अंदर आप बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ कर रहे हो, टीचर आया, टीचर ने कुछ भी नहीं बोला, केवल अपनी आंखों से देखा और आप लोग चुप हो जाते हो। तो यहाँ पर टीचर ने जो लैंग्वेज यूज़ की वो केवल सांकेतिक भाषा का उसने यूज़ किया है। तो इस तरीके से लिखित मतलब लिखना, मौखिक मतलब बोलना और सांकेतिक मतलब होता है संकेत करना। आपको लर्न 2 ही लैंग्वेज करनी है, लिखित और मौखिक। सांकेतिक किसी भी बुक में है और किसी बुक में नहीं है, तो इसीलिए आपको ज़्यादा कंसिड्रेशन 2 ही बुक पे करना है, कि लिखित और मौखिक पे। इसके अलावा देखो, यहाँ पर भी आपको भाषा के 2 ही रूप दे रखे हैं, लिखित और मौखिक। मौखिक का मतलब होता है बोलना और लिखित का मतलब होता है लिखना। इसके अलावा यहाँ पर आपको 3-3 एग्जाम्पल लिखने हैं। मौखिक भाषा, बोलकर आप फोन पे बात करते हो, वो आपकी मौखिक भाषा हो गई। आप रेडियो को सुन रहे हो, वो आपकी मौखिक भाषा है। आप किसी के साथ बातें कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, वो भी आपकी मौखिक भाषा है। लिखित भाषा है जब आप मोबाइल चलाते हो, मोबाइल के अंदर जो लिखा हुआ होता है वो आपका लिखित भाषा में आता है। जब आप समाचार पत्र को देखते हो,
वो आपका लिखित भाषा में आता है, आपकी जो किताबें हैं वो लिखित भाषा में आती हैं। इसके अलावा हमारी बहुत सारी भाषाएं होती हैं, जैसे जर्मनी की भाषा जर्मन है, फ्रांस की फ्रेंच है, इंग्लैंड की अंग्रेजी है, स्पेन की स्पेनिश है, मिस्र की लैटिन है, चीन की मंदारिन है, जापान की जापानी और नेपाल की नेपाली। तो ये भी क्या है, हमारी हिंदी की तरह अलग अलग लैंग्वेज है। इसके अलावा और भी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर तेलुगु बोली जाती है, असम में असमिया बोली जाती है, ओडिशा में ओडिया, कर्नाटक में कन्नड़, कश्मीर में कश्मीरी, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, गुजरात में गुजराती, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी और गोवा में कोंकणी। तो ये अलग अलग देशों की अलग अलग लैंग्वेज है। इसके बाद आती है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है, जब बच्चा जन्म लेता है और जब तक वो स्कूल नहीं जाता वो अपनी फैमिली मेंबर के बीच में रहता है और वो उस लैंग्वेज को सीखता है। जब बच्चा अपने घर में रहकर अपने घर के लोगों से या अपने परिवार के मेंबर से जो लैंग्वेज सीखता है वो हमारी मातृभाषा कहलाती है। इसको याद करने का तरीका है, मातृ मतलब माँ, जो हमने माँ से सीखी वो हमारी मातृभाषा। इसके बाद आती है राजभाषा। राजभाषा क्या होती है, हमारे गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं, मतलब इसको हिंदी में बोला जाता है सरकारी कामकाज। जितने भी हमारे सरकारी काम होते हैं, इन कामों को करने के लिए जिस भाषा का यूज किया जाता है वो होती है हमारी राजभाषा। अब हमारी जो राजभाषा कौन सी है, वो हमारी है हिंदी। तो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, हमारी राजभाषा कौन सी है, हमारी राजभाषा हिंदी है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि हमारी राजभाषा को, मतलब जो हमारी हिंदी है उसको राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था, 14 सितंबर 1949 को, मतलब हमारा देश आज़ाद होने के 2 साल बाद। इसके बाद आता है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा क्या होती है, इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज बोला जाता है कि भारत देश अनेक प्रदेशों और राज्यों से मिलकर बना है, यहाँ पर अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जो भाषा किसी प्रदेश के लोगों के द्वारा बोली जाती है, मतलब जैसे आप असम में रह रहे हो तो असम की लैंग्वेज बोल रहे हो आप, तो वो आपकी क्या है, वो आपकी उस प्रदेश की भाषा है। अगर आप गुजरात में रह रहे हो, गुजराती बोल रहे हो, तो वो वहाँ की भाषा है। अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, मराठी बोल रहे हो, तो वो वहाँ की भाषा है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रदेश की अलग अलग भाषा होती है और वो आपकी क्या कहलाती है, प्रादेशिक भाषा कहलाती है। इसके बाद आपको हाँ या नहीं में आंसर देने हैं। क्या बच्चा मातृभाषा अपने परिवार से सीखता है? हाँ, बच्चा मातृभाषा अपने परिवार से सीखता है। फिर है, क्या हिंदी भारत की राजभाषा है? हाँ, हिंदी हमारे भारत की राजभाषा है। अब इतनी भाषाएं पढ़ने के बाद आपने देखा होगा बोली। अब बोली क्या होती है, बोली जैसे आप एक मोहल्ले के अंदर रह रहे हो, एक छोटे से एरिया के अंदर रह रहे हो, अगर आप दूसरे एरिया के अंदर या छोटे से दूसरे गांव के अंदर निकल के जाओगे तो वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे जो बोली है वो बदल जाती है। मतलब एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा होती है ना, वो कहलाती है बोली। बोली का कोई लिखित रूप तो होता नहीं है, जैसे ब्रिज भाषा है, हरियाणवी है, राजस्थान में जाओगे तो आपको राजस्थानी सुनने को मिलेगी, भोजपुरी भाषा है, कुमायूं है, मारवाड़ी है, मगधी है, ये सारी की सारी क्या हैं, आपकी बोलियां हैं। इसके बाद आता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं, भाषा को लिखने के लिए। लिपि क्या होती है, भाषा को लिखने के लिए, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे आपने
जब हमारा सेंटेंस ख़त्म हुआ हमने इस तरीके से लगाया, कहीं पे हम कोमा लगाते हैं, कहीं पे मात्राएं लगाते हैं। इन सारी चीज़ों को जब हम लगाते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा लिपि। इसके बाद अलग अलग जगह की अलग अलग लिपियां हैं। जैसे हमारी जो हिंदी है, संस्कृत है और मराठी है, इसकी लिपि कौन सी होती है, देवनागरी। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। उर्दू की लिपि होती है फारसी। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश, इसकी लिपि कौन सी है, रोमन लिपि है। तो इसी तरीके से अलग अलग लैंग्वेज की अलग अलग लिपियां होती हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है मिलान करना। संस्कृत की लिपि होती है देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, कुमायूनी क्या है, बोली है, और उर्दू की जो लिपि होती है वो फारसी है। इसके बाद आता है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है, भाषा का जो शुद्ध रूप होता है ना, जैसे मेरे पास एक गाय है, गाय मेरे पास एक है, मैंने उल्टा सीधा लिखा, तो जो उल्टा सीधा सेंटेंस मैंने लिखा है वो हमारा व्याकरण में नहीं आता। व्याकरण हमें क्या बताता है, व्याकरण हमें ये बताता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। मतलब कि हमारा कौन सा शब्द कहाँ पर आएगा, इन शब्दों का जो लिखने का तरीका है वो क्या कहलाता है, व्याकरण। तो साफ और स्पष्ट शब्दों में बोला जाता है कि भाषा का जो शुद्ध रूप होता है वो क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। इसके बाद हमें यहाँ दे रखा है जो वाक्य शुद्ध है और अशुद्ध है। देखो व्याकरण के तौर पे, मुझे एक फूलों की माला दो। मुझे एक फूल कैसे हुआ, एक फूल की तो माला होती नहीं है, और अगर फूलों लिखा है तो एक नहीं होगा, तो मतलब ये हमारा वाक्य गलत है। आकाश में अनेकों तारा है, अनेकों तारे हो सकता है। अगर एक तारा है तो ठीक होता, अनेकों तारे होता तो ठीक होता, तो ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग है। तुम कहाँ जा रहे हो, बिल्कुल सही वाक्य है। मेरे पास किताब नहीं है, ये भी हमारा वाक्य बिल्कुल सही है। इसके बाद आता है हमारा अभ्यास। क्या संकेतों से बातें समझना भाषा का रूप है, नहीं, लेकिन ये गलत है। संकेतों से भी हम भाषाएं समझते हैं, तो यहाँ आंसर आना चाहिए आपका हाँ। क्या संकेतों से भाषा समझाना भाषा का रूप है, वो भाषा का रूप मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि हमारी बुक के अंदर नहीं दे रखा है, क्योंकि वहाँ पे सांकेतिक भाषा का कोई प्रारूप नहीं है। बट आप कई जगह देखोगे वहाँ पे आपको केवल संकेत मिलेंगे, जैसे आपको टर्न करना है, आपको सीधा जाना है, तो आपको एरो बने हुए दिखते हैं। लेकिन यहाँ इसका जो आंसर है ना वो आपको नहीं ही देना है, क्योंकि आपकी बुक में केवल 2 भाषाएं दे रखी है, इसको आपको नहीं लिखना है। फिर है लिपि भाषा का कौन सा रूप होता है। लिपि कौन सा होता है, लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। सही वाक्य पे सही के निशान लगाने हैं। किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा कौन सी होती है, प्रदेश से याद करना है, प्रादेशिक। राजभाषा 1949, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारी आज़ादी के 2 साल बाद में 1947 में तो हमें आज़ादी मिली थी, बट ये 1949 में हुआ था। उसके बाद है मुख से निकली ध्वनियाँ जिन चिन्हों के द्वारा लिखी जाती हैं, और लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का यूज करते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी लिपि कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सही शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बोलकर विचारों को व्यक्त करना भाषा का कौन सा रूप होता है, भाषा का मौखिक रूप होता है। भाषा का मान्य रूप इनमें से कौन सा नहीं है, सांकेतिक नहीं है। लिखित और मौखिक तो है, लेकिन मान्य रूप कौन सा नहीं है, सांकेतिक नहीं है। पश्चिम बंगाल की भाषा कौन सी है, बंगाल की बांग्ला भाषा है। इंग्लैंड में कौन सी बोली बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है। सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है।
इसके बाद आता है दिए गए जो चित्र हैं देखकर भाषा का रूप लिखिए। यहाँ पे बैठ के जो टीवी देख रही है ये केवल मौखिक है, लिखित नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो समाचार पत्र पढ़ा जा रहा है वो लिखित लैंग्वेज में है, और यहाँ पे भाषण दिया जा रहा है, बोल कर दिया जा रहा है, तो मतलब वो मौखिक भाषा है। इसके बाद नीचे दिए गए जो प्रश्न है कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा करते हैं। हम अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा द्वारा करते हैं। तो यहाँ किसके को अंडरलाइन किया गया है कि किसके जो है एक ही नाम लिखना है, भाषा। हम अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा द्वारा करते हैं। इसके बाद आता है मातृभाषा क्या होती है। मातृ मतलब जो हम माँ से सीखते हैं, वह भाषा जो बच्चा अपने परिवार के अन्य लोगों या माता से सीखता है वो क्या कहलाता है, मातृभाषा। क्योंकि हमारे घर में केवल माँ ही नहीं सिखाती है, हमारे घर में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बहन भाई सब मिलकर हमें लैंग्वेज सिखाते हैं, तो वो भी हमारे परिवार के मेंबर हैं। उसके बाद है भाषा में व्याकरण का क्या महत्व होता है। भाषा में व्याकरण क्या काम देती है। व्याकरण हमें शुद्ध तरीके से लिखना सिखाती है। जैसे मैंने अभी पीछे आपको सेंटेंस दिखाए थे कि उसमें अनेकों तारा दे रखा है, अनेकों तारे हो सकता है। तो इस तरीके से भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना ही क्या कहलाता है, किससे सीखते हैं हम, व्याकरण से सीखते हैं। तो इसने पूछा है कि भाषा में व्याकरण का क्या महत्व है। व्याकरण से ही हम शुद्ध तरीके से बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं और पढ़ना सीखते हैं। इसके बाद आपको दे रखा है समझ का खेल। इंटरनेट की सहायता से पता लगाइए कि संस्कृत और हिंदी भाषा कौन कौन से देशों में बोली जाती है, और फिर उन देशों की एक सूची बनाकर अपनी कक्षा में आपको दिखाना है। ये आपको अपना प्रैक्टिकल करना है। उसके बाद है भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं होती है, ध्यानपूर्वक देखकर अपनी कॉपी में लिखिए। आप कोई भी नोट लीजिए, उसके ऊपर भाषा कितनी लैंग्वेज में लिखी हुई है वो आपको रिटर्न करके बताना है। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर 1 है वो होता है कंप्लीट। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। और आप लोग कहाँ से वीडियोस देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। आप लोगों को वीडियो देखना अच्छा लगता है, अपनी बुक को भरना अच्छा लगता है, किया हुआ काम अच्छा लगता है, बट आप लोगों को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो आगे तैयार करूं।